हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जी केमिस्ट्री क्लासेस। तो हमने आश्रम पद्धति जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 को, उसका केमिस्ट्री पार्ट का सॉल्यूशन एक दो लेक्चर में किए थे और इस बार जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विल नॉट गिव विटिक रिएक्शन। इसमें हैलाइड से दे रखे हैं ऑप्शन आपके सामने। आप पहले क्वेश्चन देखिए और उसके बाद ऑप्शन खुद से सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छी बात है, वरना सॉल्यूशन तो यहाँ चल ही रहा है। ठीक है तो गिव द विटिक रिएक्शन, तो विटिक रिएक्शन कौन सा देगा? ऑप्शन फर्स्ट है CH3 और CH2Cl। देखिए विटिक रिएक्शन जनरली हम किस में देखते हैं? देखिए PH3 और हमारा यहाँ लगा होता है CH2 नेगेटिव और फास्फोरस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब कराते हैं तो हमें एल्कीन मिलता है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करे? ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करे तो हमें मिलेगा O-, इधर CH2PH3 फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, ये फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन फास्फोरस का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा? फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा और कुछ 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH2PPH3 और ये ऑक्सीजन, ये 4 मेंबर रिंग बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन और फास्फोरस का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं और फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट डबल बॉन्ड बना लेता है फास्फोरस के साथ। तो ये क्या होगा? इस स्टेप में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा वापस से और CH2 पर नेगेटिव चार्ज, तो ये हमें मिल गया एल्कीन। विटिक रिएक्शन में हमें जनरली एल्कीन मिलता है और से ट्रांस वो डिपेंड करता है हमें जो हमारा एलिड है, एलाइड्स है, वो स्टेबल है और नॉन स्टेबल। अगर स्टेबल है तो हमें ट्रांस एल्कीन मिलेगा और स्टेबलाइज नहीं है, ये जो नेगेटिव चार्ज है CH2 पे, अगर ये स्टेबलाइज है तो हमें मिलेगा ट्रांस एल्कीन और स्टेबलाइज नहीं है तब मिलेगा सिस एल्कीन। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम, हमें हैलाइड्स दिया है। हैलाइड्स में देखिए इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगर किसी बेस से हम इसकी रिएक्शन करा दें तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा और नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, तो ये हमें विटिक रिएक्शन देगा। सेकंड ऑप्शन है C6H5 और CHCl, C6H5CHCl और CH पे इधर लगा CH3। अब वापस से कोई बेस क्या करेगा? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, यानी कि जो क्लोरीन लगा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? कार्बन पे। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये किसी कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? कोई एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ऑप्शन थर्ड, तो ये भी विटिक रिएक्शन क्या करेगा? देगा। ऑप्शन थर्ड है C6H5C सिंगल बॉन्ड CH3 और Cl। देखिए इस Cl के पास जो कार्बन है उस पर कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, तो बेस को चाहिए एसिडिक प्रोटॉन, तो ये यहाँ से बेस से अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें तो कोई भी एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, जबकि विटिक रिएक्शन में एक प्रोटॉन होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होगा? ये बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा जो CH3 वाला प्रोटॉन है, क्योंकि जो मोर एसिडिक कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? Cl के पास शिफ्ट होंगे तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह, और जबकि इस पे प्रोटॉन है नहीं, तो ये क्या करेगा? ये विटिक रिएक्शन नहीं देगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स। देखिए बेकेलाइट जो पॉलीमर बनता है
वो किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसमें ये बताना है आपको, सेलेक्ट करना। देखिए फिनॉल, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं HCHO, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है H2O, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। ये बहुत सारे कंपाउंड मिलकर क्या बना लेंगे, एक पॉलीमर बना लेंगे जिसे बोलते हैं बेकेलाइट। तो इसका एक ऑप्शन में दे रखा है फिनॉल, ठीक है, फिनॉल भी ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन में दे रखा है यूरिया जो कि इसके साथ बेकेलाइट नहीं बनाता। ऑप्शन थर्ड है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या करता है, ये बेकेलाइट बना लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा दिया है ऑप्शन बी में, फर्स्ट एंड थर्ड इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें भी क्या कराना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करेक्टली मैच कराना। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, गैसियस, केवल गैसियस मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है। देखिए सॉलिड स्टेट में भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी में दिया है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, ये गैसेस स्टेट में लागू होता है। इसमें दे रखा है डाइल्यूट सोल्यूशन, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉलिड, इसको मैच किया गया सॉलिड स्टेट से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी गैसियस स्टेट में होती है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी है गोल्ड नंबर हम कहाँ देखते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम इज, देखिए सीरियम जो है हमें लैंथेनाइट्स का एलिमेंट दे रखा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। लैंथेनाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं Ln से। इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, सीरियम के पास होता है Pr, सारे एलिमेंट ये होते हैं। ठीक, और जो ये होता है लेंथेनम, एटॉमिक नंबर होता है लेंथेनम का 57, तो इसका हो गया 58। टोटल कितने एलिमेंट होते हैं लेंथेनाइड्स में, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 एलिमेंट्स। तो इसका 58 क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे, इसके नियर अबाउट इनर्ट गैस कौन सी होती है, जीनॉन, ठीक है। तो देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके 4f1 और 5d1 6s2 होता है, और Pr का होता है 4f1 और एक d का इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है 4f3 5d0 6s2, इसका होता 4f4 5d0 6s2 4f5 5d0 6s2 4f6 5d0 और 6s2 4f7 5d0 6s2 4f7 5d, अब d में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्योंकि जो हाफ फील्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए 4f7 और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका d में पहुंच जाएगा, तो 6s2 4f7
सॉरी इस बार हो जाएगा 8 9 5D फिर से एम्प्टी हो जाएगा 6s2 और 4f 10 5D 0 6s2 4f 11 5D 0 6s2 4f 12 5D 0 6s2 4f 13 5D 0 6s2 4f 14 5D 0 6s2 और 4f 14 5D 1 6s2। तो हमसे पूछा कि इसका सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा। देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन है 4f1 6s2 और 5D1, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पल कलर ऑफ MnO4 इज ड्यू टू। MnO4 एक कॉम्प्लेक्स दिया है पर मैग्नेट, MnO4 नेगेटिव, पर्पल कलर देता है, किस कारण देता है? देखिए यहाँ मेटल जो मैग्नीज मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं Mn, और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, कितने ऑक्सीजन है 4, और इक्वल टू -1 चार्ज है इसके, ठीक है। तो Mn -8 इक्वल टू -1, Mn इक्वल टू -1 प्लस 8, तो Mn की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसमें +7। जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की क्या है +7, तो +7 होने का मतलब है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे 3d5 न्यूट्रल अगर है तो 3d5 4s2, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है अब इसकी? अगर Mn 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 4s2, और Mn अब क्या है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन d से 5 और s से 2 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर गए यहाँ से एलिमिनेट कर गए। तो d के Mn के पास क्या है 5d एम्प्टी हो गया, 5d 0 4s 0, तो सारे ऑर्बिटल क्या हो गए खाली। तो देखिए यहाँ कौन सा ट्रांजिशन होगा, लिगेंड के पास क्या है फील्ड p ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के पास। जब ऑक्सीजन के पास फील्ड p ऑर्बिटल है तो ये क्या करेगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा, तो इसको बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में ऑप्शन फर्स्ट है चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन हुआ कहाँ से हुआ, लिगेंड से मेटल, मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और लिगेंड के पास क्या है फील्ड ऑर्बिटल है, तो फील्ड से एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ईजिली डाले जा सकते हैं। तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन, इसीलिए क्या है इसका पर्पल कलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m डिफाइन, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m किसको डिफाइन करती है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दिया है साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ये कोई न्यूक्लियस है, ऑर्बिटल का साइज कौन बताता है? ऑर्बिटल का साइज बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक है। साइज ऑफ ऑर्बिटल, देखिए अगर n की वैल्यू इस क्लास के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, तो ऑर्बिटल का साइज ये होगा। अगर n की वैल्यू 2 कर दी जाए तो ऑर्बिटल ये क्लास बढ़ जाएगी n = 2। इसमें जो सब सेल होगा n = 1 के लिए सब सेल होगा 1s, और n = 2 के लिए सेल होगा 1, और इसमें सब सेल क्या होगा 1s और 2s। और अगर n की वैल्यू मैं 3 कर दूं तो साइज ये हो जाएगा ऑर्बिटल का, तो n = 3, तो 1s, इसमें सब सेल कितने होगा 1s
2s एंड 2p। तो कहने का मतलब है ऑप्शन फर्स्ट में साइज ऑफ द ऑर्बिटल, साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड करता है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, जो हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन बी है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या ऑर्बिटल की शेप बताता है? ये बात भी गलत है। देखिए ऑर्बिटल की शेप कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल की शेप बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। देखिए अगर एल की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 है, अब एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस। एल की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल हो गया पी। एल की वैल्यू अगर 2 है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा? डी। एल की वैल्यू अगर एन है, सॉरी 3 है, तो ऑर्बिटल कौन सा होगा? एफ ऑर्बिटल। तो ये क्या है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। जबकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये नहीं बता। ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ये बात ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। अगर मैं ओरिजिन लूँ, इसको ओरिजिन मान के कोई एक्सिस खींच दूँ एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा ऑर्बिटल कहलाएगा? अगर पी ऑर्बिटल है तो पी एक्स, और ये जेड एक्सिस पे ऑर्बिटल है तो कौन सा ऑर्बिटल है? पी जेड। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। देखिए ऑर्बिटल का क्या ओरिएंटेशन है? एक्स एक्सिस पे है तो पी एक्स है, जेड एक्सिस पे है तो वो पी जेड ऑर्बिटल हो गया, और वाई एक्सिस पे है तो क्या हो गया? वो वाई जेड, पी जेड पी वाई ऑर्बिटल। ठीक है। अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो वो भी एक्स और वाई पे क्या होते हैं? ओरिएंटेड होते हैं। तो ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल ये बताता हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑप्शन डी में दिया है एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो भी कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है किसकी? जो ऑर्बिटल है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पहले इस ऑर्बिटल में था जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, पास में है। अगर मैंने एन की वैल्यू बढ़ा दिया, एन की वैल्यू 2 कर दिया, तो न्यूक्लियस से इस क्लास की डिस्टेंस बढ़ गई, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ गई, तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल बढ़ गया ना। देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा स्पीड से मूव करता है अपने ऑर्बिटल में। तो एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या बताता है हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर केवल और केवल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमीन इज मोस्ट बेसिक। कौन सा एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक है? ठीक है। ऑप्शन ए में हमें दिया है एनिलीन दे रखा है, बाकी बी में दे रखा है मेटा क्लोरो एनिलीन, ऑप्शन सी में दे रखा है पैरा और मेटा और आर्थो। इस तरीके से एनिलीन के डेरिवेटिव दे रखे हैं। जबकि क्लोरीन क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो इसकी बेसिसिटी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, यानी एनिलीन, NH2। अगर मैं इसकी ये सबसे ज़्यादा बेसिक, अगर इसकी आर्थो पोजीशन में मैंने Cl लगा दिया तो ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, जिससे क्या होगा? इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर मेटा पे लगा दिया तब भी, पैरा पे लगा दिया तब भी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। इसमें एसिडिटी पूछी है। ऑप्शन ए में दे रखा है आर्थोक्लोरो बेंजोइक एसिड, आर्थोक्लोरो बेंजोइक एसिड।
और ऑप्शन बी में दिया है हमें आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, आर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया है। और सी में मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया है बेंजोइक एसिड की। और ऑप्शन डी में पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया किसकी, बेंजोइक एसिड की। देखिए जो आर्थो पोजीशन पे लगा NO2 ग्रुप है COOH, आर्थो पोजीशन पे जो NO2 ग्रुप लगा है इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट तो है, -M इफेक्ट, साथ में सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट भी है। अगर यहाँ से मैं प्रोटॉन निकाल दूँ इसका एसिडिक प्रोटॉन, एक सेकेंड मैं इधर लिखता हूँ। देखिए मेटा वाला तो और इजीली कैंसिल हो जाएगा और इसकी आर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं इस प्रोटॉन को निकाल दूं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, अब ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है तो इस ऑक्सीजन के साथ भी डिलोकलाइजेशन में है। और दूसरी बात इसका नाइट्रो ग्रुप का जो -I इफेक्ट है वो आर्थो पोजीशन पे क्या है, सबसे ज़्यादा है। मेट क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पे इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। मेटा पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने पे -I इफेक्ट डिक्रीज होता है, तो ये सबसे ज़्यादा आर्थो वाला क्या हो जाएगा, सब मोर एसिडिक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट डज नॉट गिव सिन एडिशन रिएक्शन विद सिस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन दे रखा है हमें, सिस CH3 और ये CH3, सिस 2 ब्यूटीन। कौन सा रिजेंट इसके साथ सिन एडिशन देता है। देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है KMnO4 OH H2O। KMnO4 क्या करता है, KMnO4 यहाँ से के हटा दिया जाए, Mn डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O। देखिए तो ये इसके साथ क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है और ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बना है, तो कुछ हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट इंटरमीडिएट, ये नेगेटिव चार्ज। और साथ में हमें क्या दे रखी है, वाटर दे रखा है। हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, सिन डाइऑल 1,2 डाइऑल। तो कैसा प्रोडक्ट दिया इसने, सिस प्रोडक्ट दिया सिन के। ऐसे ही सेम ऑप्शन बी में दे रखा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। सेम रिएक्शन KMnO4 के जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड देगा तो ये भी क्या करेगा, सिन डाइऑल का फॉर्मेशन करेगा। ऑप्शन सी में हमें क्या दे रखा है, एसिड। तो ये भी एल्कीन के साथ क्या है, सिन एडिशन देगा। ऑप्शन डी है Br2CCl4। देखिए जब हम किसी एल्कीन की Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन के साथ, ये हमने सिस एल्कीन लिया, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है। तो ये पाई बॉन्ड इस ब्रोमीन पर अटैक कर है, तो क्या मिलेगा, Br पॉजिटिव और CH3, ठीक है। इस पर हाइड्रोजन भी लगा है इस साइड है। और दूसरा Br माइनस जो यहाँ से निकला था वो किसी भी एक
पोजीशन से अटैक करेगा, लेकिन करेगा कहाँ से, इसके अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट दिशा से जब अटैक करेगा तो ये जो रिंग बनी है ब्रोमोनियम रिंग, ये ओपन हो जाएगी और बी आर हमारा, कहने का मतलब है बी आर एक दूसरे के एंटी बनेंगे। तो ये हमारा कौन सा है, ये सिस एडिशन नहीं देता है। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलुइन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट टू गिव मैनली। ये टॉलुइन दे रखा है हमें, टॉलुइन क्या होता है, बेंजीन और उस पर CH3। जब इसकी रिएक्शन UV लाइट में कराते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जब इस पर डालते हैं तो रेडिकल फॉर्मेशन होता है। H न्यू कंडीशन या UV लाइट में क्या होता है, टॉलुइन में रेडिकल फॉर्म होगा, किस पोजीशन पे, बेंजाइलिक, CH2 रेडिकल और एक हाइड्रोजन अपना रेडिकल लेकर अलग हो जाएगा। तो रिएक्शन किसके साथ करानी है, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन से जो ब्रोमीन भी क्या होगा, रेडिकल की फॉर्म में, होमोलिटिक क्लीवेज होगा ब्रोमीन का, तो क्या होगा, ब्रोमीन, दो ब्रोमीन रेडिकल मिलेंगे, एक ब्रोमीन रेडिकल इसके साथ क्या बना लेगा, CH2Br प्लस HBr। तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है बेंजोइल ब्रोमाइड, ये तो बनेगा नहीं। मेटा ब्रोमो टॉलुइन, ये भी गलत है, मेटा पोजीशन पर रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि UV कंडीशन दे रखी है, अल्ट्रावायलेट रे या H न्यू कंडीशन में क्या है, रेडिकल फॉर्म होता है, रेडिकल केवल CH3 पोजीशन पे ही फॉर्म हो सकता है। ऑप्शन डी में दे रखा है पैरा ब्रोमोटॉलुइन, ऑप्शन ये भी गलत, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 मोल ऑफ an ideal gas is expanded isothermally to twice its original volume, then its entropy will be। ऑप्शन ए है डिक्रीज बाई 12.06 जूल पर केल्विन, ऑप्शन बी है इंक्रीज बाई 12.06 जूल पर केल्विन, ऑप्शन सी है डिक्रीज बाई 5.74 जूल पर केल्विन एंड ऑप्शन डी इंक्रीज बाई 5.74 जूल पर केल्विन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा और डिसऑर्डर, जो सिस्टम है हमारा वो डिसऑर्डर और रैंडमनेस पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा रैंडमनेस उतना ही ज़्यादा एंट्रोपी। अभी कह रहे हैं, पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। देखिए डेल्टा S इक्वल होता है Q रिवर्सिबल अपॉन T। अब देखिए प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मली एक्सपेंड कराया गया है। ये मैंने लिया बीकर, पहले क्या था वॉल्यूम इसका, फर्स्ट वॉल्यूम इसने B1 बराबर इक्वल टू B, ये गैसियस मॉलिक्यूल है इसमें। फिर क्या किया, रिवर्सिबल आइसोथर्मली गैस ने एक्सपेंड कराया तो वॉल्यूम इसका ट्वाइस हो गया, यानी B2 इक्वल टू हो गया 2B, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कैसा प्रोसेस था ये, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है और इंटरनल प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, तो इसलिए इसको बहुत धीरे धीरे पिस्टन क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। जो फाइनाइट स्टेप होते हैं उसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो Q रिवर्सिबल अपॉन T, प्रोसेस का कैसा था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, U इक्वल टू Q प्लस W, यहाँ से Q की वैल्यू निकालो, U इक्वल टू
माइनस डब्लू। क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू यू माइनस डब्लू अपॉन टी। डब्लू हमारा वर्क डन होता है, वर्क क्या होता है, डब्लू बराबर माइनस पी डेल्टा वी। वैल्यू पुट करो, डेल्टा एस इक्वल टू यू माइनस पी डेल्टा वी अपॉन टी। ठीक है, माइनस माइनस डेल्टा एस इक्वल टू यू माइनस माइनस प्लस डेल्टा वी अपॉन टी। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा यू बराबर होता है, डेल्टा यू इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1। तो टेम्परेचर क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस में, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो इंटरनल एनर्जी को जीरो पुट कर देंगे, डेल्टा एस इक्वल टू पी डेल्टा वी अपॉन टी। और हमें पता पी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी बी इक्वल टू एन आर टी। तो पी इक्वल टू एन अपॉन बी आर टी ऐसे लिख सकता हूँ। पी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू एन आर टी इंटू डेल्टा वी और ये बी नीचे आ जाएगा और ये टी से टी कैंसिल, डेल्टा एस इक्वल टू एन आर। अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है तो मैं डेल्टा वी को डी वी लिखूँगा क्योंकि स्मॉल चेंज है ना, जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है अपॉन बी, डेल्टा वी को डी वी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो स्मॉल चेंजेस हैं इनफाइनाइट स्टेप में कोई प्रोसेस एक्सपेंड कर रहा है तो उसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो डेल्टा एस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए पहले वॉल्यूम कितना V1 तो फाइनल वॉल्यूम कितना V2। पहले V1 था फिर फाइनल में क्या था V2। तो V1 से V2 लिमिट R एन आर डी वी अपॉन बी। इसका इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है उसे बाहर लेते हैं, डेल्टा एस एन आर लिमिट V1 से V2 1 अपॉन बी इंटू डी वी। देखिए 1 अपॉन बी डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन एक्स। तो उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन एन आर लॉन बी और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, B1 से B2, डेल्टा एस इक्वल टू एन आर लॉन B2 माइनस लॉन B1। तो डेल्टा एस प्रॉपर्टी होती है लॉन ए माइनस लॉन बी को लिख सकते हैं लॉन ए अपॉन बी, एन आर लॉन B2 अपॉन B1। ये फार्मूला हमें एंट्रोपी का मिला। आइसोथर्मल प्रोसेस है, वॉल्यूम इसने, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा एस एन की वैल्यू दे रखी है 1 मोल, आर क्या है, एक गैस कांस्टेंट है तो आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और लॉन B2 अपॉन B1, B2 की वैल्यू कितनी है 2B और B1 की वैल्यू कितनी है B से B कैंसिल। तो डेल्टा एस इक्वल टू मोल से मोल कैंसिल, तो डेल्टा एस एंट्रोपी इक्वल टू हो जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन और लॉन टू की वैल्यू 8.314 लॉन 2 की जूल पर केल्विन, लॉन 2 की वैल्यू होती है 0.693। अब ये एक से कम है वैल्यू 0.693, तो इसमें ऑप्शन काफ़ी
दूर दूर दिए हैं, तो अब सीधे 5.74 आंसर आने वाला। डेल्टा एस इक्वल टू 5.74 जब इसे कैलकुलेट करेंगे जूल पर केल्विन। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन डी में इसमें दिया है कि इंक्रीज बाई 5.74। तो देखिए एंट्रोपी तो हमारी ये निकल के आ गई 5.74। और क्या इंक्रीज करेगी, इंक्रीज का हमें पता लगा जो कि वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल को स्पेस मिलता है, और स्पेस मिलने लगा तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ईजिली मूव करेंगे। और एंट्रोपी इंक्रीज करती है जब मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ती है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, इंक्रीज बाई 5.74 जूल पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड देखिए लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव, टी इक्वल होता है एफ अपॉन एल। एल क्या लेंथ और एफ क्या फोर्स। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल उसका लिक्विड का क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। देखिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट सॉल्यूशन होता है ट्राई एथिल एल्युमिनियम C2H5 का होल 3 प्लस टाइटेनियम Cl4। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड एल्युमिनियम ट्राईएथिल। ये हो गया जिगलर नाटा कैटलिस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन आप लगा लेना, ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, 5f ऑर्बिटल हैज़ 5f ऑर्बिटल के बारे में बताना है। ऑप्शन ए में दिया है 8 लोब्स एंड 3 नोड्स। सबसे पहले ऑर्बिटल की बात करें। देखिए हमारा एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इसका एक ही लोब्स है इसके पास एस ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल की बात करूं तो उसके पास क्या है, 2 लोब्स हैं। इसके पास एस ऑर्बिटल के पास 1 लोब्स और नॉन डायरेक्शनल होता है, पी के पास 2 लोब्स। ऑर्बिटल डी की मैं बात करूं तो उसके पास क्या हो जाएंगी, 4 लोब्स। इसी प्रकार एफ ऑर्बिटल के पास कितनी हो जाएंगी, इसकी 2 गुनी 4 दूनी यानी 8 लोब्स हो जाएंगी। इस तरीके से 8 लोब्स होती हैं और एफ ऑर्बिटल के पास। और साथ में नंबर ऑफ नोड्स भी पूछे हैं, नोड्स कितने होंगे। देखिए अगर बात करें रेडियल नोड्स की, रेडियल नोड तो रेडियल नोड निकालने का फार्मूला क्या है, n-l-1। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें रेडियल नोड तो पूछे नहीं है, एंगुलर नोड पूछे हैं। और l को क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड भी बोलते हैं। एंगुलर नोड तो l की वैल्यू कितनी है, f ऑर्बिटल के लिए है 5f। s के लिए अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1 और d के लिए l की वैल्यू 2 और f के लिए 3। तो नोड कितने हो गए, एंगुलर नोड 3। तो ऑप्शन ऐसा कौन सा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दिया 6 लोब एंड 2 नोड, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है 6। ऑप्शन सी है 6 लोब एंड 3 नोड्स। नोड तो पॉसिबल है लेकिन 6 लोब नहीं होते। एफ ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं, 8। ट्वाइस होते जाते हैं, पी में 2 है, डी में 4 और एफ में 8, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आई इन IF7। आई का हाइब्रिडेशन पूछा है IF7 में। देखिए आयोडीन हेलोजन फैमिली का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना है, सारे सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडेशन अगर डायरेक्ट निकाला तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर तो इसके पास अब बचा नहीं, तो सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 7। तो स्टेरिक नंबर
7 तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d3। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K। अब कह रहा है देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। नेक्स्ट एक और रिएक्शन दे रखी है उसने NH3 प्लस रिवर्सिबल, इसी उल्टा कर दिया है, NH3 हाफ N2 प्लस 3/2H2। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देकर दूसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। K इक्वल होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसी तो निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कितना है 2, डिवाइड बाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में N2 की कंसंट्रेशन इनटू H2 की कंसंट्रेशन जिसकी पावर है 3। ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिएक्शन फर्स्ट का। सेकंड का निकालते हैं। इसका हम मान लेते हैं K डैश, ठीक है। तो K डैश इक्वल होगा प्रोडक्ट साइड पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3/2, कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1/2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH3। देखिए K डैश पूछा है। अगर मैं इस रिएक्शन को अब पलट दूं तो हमें कुछ इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलेगी। देखिए 1/K इक्वल टू, इसको ऊपर करते हैं N2 एंड H2 की पावर 3 डिवाइड बाई NH3 की पावर 2। इसका मैं स्क्वायर रूट कर दूं दोनों साइड, 1/K की पावर 1/2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया, उलट दिया, यानी रिवर्स कर दिया। और क्या कर दिया, फिर नेक्स्ट अगले स्टेप में इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो 1/K की पावर 1/2 इक्वल टू N2 की कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1/2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3 है तो 3/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लिया ना। तो डिवाइड बाई NH3 की पावर 2 है और 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी पावर 1 हो जाए, बनी रहेगी, ठीक है। हमें कुछ ऐसा चलाना है ना, क्योंकि इक्वेशन 2 ये है हमारी। K डैश हमें निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश। देखिए जो ये वैल्यू है हमें सेम ऐसा मिल गया ना अभी इस बार, तो K डैश इक्वल हो जाएगा 1/K की पावर 1/2। इसकी वैल्यू ये है 1/K की पावर 1/2। तो K डैश इक्वल, अगर मैं K को ऊपर ले जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, तो 1/2 K की पावर माइनस 1/2। K डैश हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमसे पूछा था, K डैश इक्वल टू K की पावर माइनस 1/2। ऐसा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। ये हमें कंपाउंड दिया है, इसका IUPAC नेम बताना है। कंपाउंड है CH3 का होल ट्वाइज, CH2 सिंगल बॉन्ड,
CH2CH3 और इधर लगा दिया है OH। IUPAC नेम बताना। देखिए इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, ये CH है, CH3, ये CH, तो CH पे 2 CH3 लगे, एक ये लगा दिया मैंने और एक ये लगा दिया। CH2 CH और ये CH2 CH3, ये OH। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग उस साइड से करते हैं, करेंगे जिधर जो है ये OH ग्रुप जल्दी हमें मिल जाए। तो 1 इधर से करते हैं तो 1 2 3, इधर से अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 और 3 तो इस 4 नंबर पे मिलेगा OH, और इधर से नंबरिंग करूं तो हमें 3 नंबर पे OH मिलेगा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 और 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, 6 पे 5 पे क्या है, मेथिल। इसका क्या होगा, 5 मेथिल 3 हाइड्रोक्सिल हेक्सेन, 5 मेथिल 3 हेक्सेनल, 3 हेक्सेनल OH है ना, तो हेक्सेनल 5 मेथिल 3 हेक्सेनल। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा B। वेरी इजी। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कोई रिएक्शन हमें दी है जिसका रिजेंट है ये, बेंजीन रिंग लगा दिया है। इसकी रिएक्शन किससे करा दी है, Br2। Br2 को मैं ओपन करके लिखता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe की प्रेजेंस में रिएक्शन। Fe क्या काम करेगा यहाँ, लुईस एसिड का काम करेगा। तो ये ब्रोमीन के लोन पेयर इस लुईस एसिड से कोऑर्डिनेट होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा ब्रोमीन पे। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। हमें क्या मिला, इलेक्ट्रोफाइल। अब हमें ये इस सबट्रेट में ऐसा सेंटर देखना है जो न्यूक्लियोफाइल हो, मोर न्यूक्लियोफाइल। देखिए ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इस कार्बोनिल के साथ भी डिलोकलाइजेशन में है और इस रिंग के साथ भी डिलोकलाइजेशन में है। लेकिन ये जो कार्बोनिल है इसके साथ इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइजेशन में है। तो रिंग का, तो इस वाली रिंग का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और इस वाली रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसके पास जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर इस रिंग के साथ डिलोकलाइजेशन में है। तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो Br पे अटैक हो जाएगा। एक या तो हो सकता है आर्थो पोजीशन से या फिर पैरा पोजीशन से। आर्थो पोजीशन से इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हिंड्रेंस हमें मिलेगा। अगर मैं आर्थो पोजीशन पे Br लगा देता हूँ तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो लेस स्टेबल मिलेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और पैरा पोजीशन पे जैसे ही मैं इसको Br को लगाऊंगा हमें एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका ऑप्शन ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में क्या किया है, इस बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे Br लगा दिया। एक में क्या किया है, आर्थो पे लगा दिया है, तो होना यानी बी ऑप्शन में पैरा वाला होगा। और दो ऑप्शन में क्या किया, इस वाली रिंग पे Br लगा दिया, वो तो बिल्कुल ही गलत है। ये ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3NO2 in the presence of base react with which of the following compound।
ये CH3NO2, ये बैरी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा दिया CH3 के पास। इन द प्रेजेंस ऑफ, बेस की प्रेजेंस में, क्षार की प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या करेगा, ये प्रोटॉन निकाल देगा, एसिडिक प्रोटॉन। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ CH2, और ये एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से निकाल लिया इसने, तो बनेगा CH2 माइनस, और ये माइनस चार्ज इस पे आने के बाद वो नाइट्रो ग्रुप के साथ डिलोकलाइजेशन में है, स्टेबल है, CH2 डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये अब पूछ रहा है ये कि कौन से कंपाउंड से ये रिएक्ट कर सकता है। अब देखिए, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है ना, अब जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उससे रिएक्ट करेगा। ऑप्शन ए में दिया है हमें CH2 माइनस और एंड डबल बॉन्ड O ये प्लस, फर्स्ट ऑप्शन से रिएक्ट कराते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3। देखिए ये हमारा कैसा सबस्ट्रेट है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, तो ये आसानी से इस पर रिएक्ट कर सकता है। ऑप्शन ए, इस पर भी रिएक्ट कर सकता है। ऑप्शन बी में दिया है Br, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, तो ये इस पर भी अटैक कर सकता है। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, Br CH2 और NO2। इधर कौन सा मिलेगा, अगर 1,4 एडिशन होगा तो मिलेगा CH2 NO2, और इस पोजीशन से क्या लगाइए, CH2 और CHO माइनस, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा CH3। अगले स्टेप में कोई एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा और ये कार्बोनिल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH2 NO2 CH2 और ये हो गया CH2 कार्बोनिल। ये हुआ इसका ऑप्शन ए का फाइनल प्रोडक्ट। ऑप्शन सी, अगर मैं इसकी रिएक्शन ऑप्शन सी में क्या है, एसिटल्डिहाइड दे रखा है CH3, ये एसिटल्डिहाइड, तो ये भी कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इजीली अटैक करेगा, इस पर भी अटैक कर सकता है। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी हो गया इसका, यानी सारे ही इलेक्ट्रोफाइल दे रखे हैं और हमें न्यूक्लियोफाइल का जनरेट कराया हमने, तो सारे इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा, ये अटैक कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ। देखिए मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम, ये सारे कंपाउंड में जो मेटल पाया जाता है कौन सा होता है, आयरन। और यही मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में जो रिंग पाई जाती है कौन सी होती है, पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग होती है, और Fe मेटल होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और साइटोक्रोम में भी ये होता है, लेकिन इसमें पोरफायरिन रिंग नहीं होती है साइटोक्रोम में। तो इसमें ये सिर्फ ये पूछा है कि मायोग्लोबिन में कौन सा मेटल कोऑर्डिनेट होता है, Fe। ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सिंपल लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगम्यूर थे एक साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, किसी सॉलिड सरफेस पर, जो ये कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट।
जब इस पर गैसियस मॉलिक्यूल या आइटम आके स्टिक होंगे, चिपकेंगे, गैसियस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? जब गैसियस मॉलिक्यूल किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस पे आके चिपकते हैं तो एक लेयर जो बनाते हैं उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो लैंगम्यूर आइसोथर्मल एडजॉर्प्शन, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए किस पे डिपेंड करेगा? जो एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस है सॉलिड सरफेस पे, किस पे डिपेंड करेगा? या एक तो करेगा इसकी जितना वैकेंट एरिया इसके पास है। मान लो टोटल एरिया था 1 में से थीटा हमारा क्या हो गया? कवर हो गया गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा। तो एम्प्टी कितना बचा? 1 माइनस थीटा। थीटा क्या था? कवरेज एरिया ऑफ द सरफेस। टोटल एरिया 1 था, 1 में से थीटा माइनस कर देंगे तो एम्प्टी स्पेस बचेगा ना सरफेस का। तो इस पर डिपेंड करेगा। मैं बात करूं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड करेगा 1 माइनस थीटा पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा इंटू प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। देखिए गैस का एडजॉर्बेट गैस का जितना प्रेशर होगा, जितना नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होंगे, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी एडजॉर्बेंट पे चिपकने की, स्टिक होने की, ठीक है। तो डिपेंड करेगा प्रेशर पे भी, प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेट। तो रेट ऑफ एडजॉर्बेट डिपेंड करेगा 1 माइनस थीटा इंटू पी, इक्वेशन 1। और मैं बात करूँ रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल इसकी सरफेस को छोड़ के भी तो कुछ जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। वो कहाँ से छोड़ के जा रहे होंगे? जितना भी ऑक्यूपाइड एरिया है, कवरेज एरिया है, थीटा कवरेज एरिया हमने माना, तो थीटा एरिया को छोड़ के तो जाएगा। तो इसका रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा कवरेज एरिया है। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं, R इक्वल टू के डी, के ए क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन 1 माइनस थीटा इंटू पी। इसका रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के डी से रिप्रेजेंट कर दिया, और किसके प्रोपोर्शनल टू है? के डी इंटू थीटा। दोनों को इक्वल कर दो, के ए अपॉन के डी इक्वल हो जाएगा थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू पी। के ए अपॉन के डी, ये क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एडजॉर्प्शन, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको केवल के। तो के इक्वल टू के ए अपॉन के डी को मैंने के लिख दिया, जो क्या है? लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट। के इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू पी। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, के इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी इक्वल टू थीटा। तो के पी माइनस के पी इंटू थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा वाली टर्म एक तरफ करते हैं, के पी इक्वल टू थीटा प्लस के पी थीटा। के पी इक्वल टू थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस के पी थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा के पी अपॉन 1 प्लस के पी। ये क्या है? यही है हमारा लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, और ऐसा ऑप्शन है सी, थीटा इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, ऑप्शन सी।